प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी अकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड टॉपिक छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और मत्स्य पालन। कल से हमने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड टॉपिकों को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कल हमने छत्तीसगढ़ की परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से ही रिलेटेड टॉपिक था। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग छत्तीसगढ़ में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और मत्स्य पालन से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह इनसे कौन कौन सा टॉपिक तथ्य महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कृषि की। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा परियोजना। तो परियोजना किसके लिए बनाई जाती है? सिंचाई परियोजना कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है। तो कृषि सिंचाई करने के लिए कृषि प्रदेश में बांटा जाना है पहले तो, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु प्रदेश के आधार पर विभिन्नता है, इस वजह से छत्तीसगढ़ की कृषि जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो कृषि प्रदेश है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं जी? इसको हम लोग देख लेते हैं साथियों। पहला भाग आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा है? ये है उत्तरी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। पहला कौन सा? उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तीसरे दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान ये हो गया। तीसरा कृषि प्रदेश है वो है बस्तर का पठार। कौन सा है? बस्तर का पठार। बस्तर का पठार कौन सा है? बस्तर का पठार है साथियों। ठीक है। जिसमें से देखें तो इनका मुख्यालय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनका मुख्यालय से प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है जी? जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, कृषि जलवायु प्रदेश है, उसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा सरगुजा जिले में अंबिकापुर। कौन सा? अंबिकापुर इसका मुख्यालय है। वही छत्तीसगढ़ मैदान का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा रायपुर में। कहाँ पे? राय रायपुर में है जी इसका मुख्यालय। वही बस्तर का पठार की बात की जाए तो बस्तर पठार का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे है? जगदलपुर। कहाँ पे है? जगदलपुर में है। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया। देखिए जी, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा फैला हुआ है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। लगभग लगभग 50% भाग में यह फैला हुआ है। वही उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो उनका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है कम। कितना कम? तो यहाँ पे है इसका विस्तार 21%। कितना है? 21%। वही जगदलपुर बस्तर का पठार की बात की जाए तो बस्तर के पठार का क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाएगा 29%। कितना प्रतिशत? 29% इसका आपको क्षेत्रफल देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है। इसके अंतर्गत अगर देखें विस्तार की तो बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर का पठार है। वही दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है। और उत्तरी सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसका मुख्यालय है अंबिकापुर, जिसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाएगा 21%। ठीक है। जिसमें अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो मुख्य फसल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के मैदान में धान देखने को मिलेगा। कौन सा? धान। मुख्य फसल क्या है? धान है जी। वही दक्षिण बस्तर की बात की जाए, सॉरी, दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात की जाए, बस्तर के पठार की बात की जाए तो इसमें अगर मुख्य फसल अगर देखे तो मुख्य फसल इसमें मोटे अनाज है। मोटे अनाज क्या है जी? मोटे अनाज है। अब मोटे अनाज कहने का मतलब है कोदो, कुटकी, रागी, ये सब आपको मोटे अनाज के अंतर्गत देखने को मिलेगा जी। ठीक है। वही उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपको बागवानी फसल देखने को मिल जाएगा। कौन सा फसल? बागवानी फसल। बागवानी फसल आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक, ये है जी। तो छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन सा है आपको पता चल गया, इनसे रिलेटेड और किस प्रकार का फैक्ट पूछेगा ये भी आपको मैं बता दिया जी। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिल जाएगा बस्तर संभाग में, बस्तर के मैदान में आपको देखने को मिल जाएगा, बस्तर के पठार में। छत्तीसगढ़ के मैदान में उसके बाद कम देखने को मिलता है अपेक्षाकृत, क्योंकि यहाँ पे मैकल श्रेणी है, तो यहाँ पे आपको कुछ इतने वाले भागों में आपको कम वर्षा देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है, इस वजह से यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा हो जाता है, इसमें भी आपको वर्षा देखने को मिल जाता है, लेकिन कम वर्षा आपको छत्तीसगढ़ के मैदान में देखने को मिलता है जी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया कृषि प्रदेश। क्या हो गया? कृषि प्रदेश। तो कृषि प्रदेश में बांट दिया गया है, तो कृषि कार्य करने के लिए किसानों की आवश्यकता होगा, किसान ही तो क्या करेंगे? कृषि करेंगे ना। तो किसानों की संख्या को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कितना बताया गया है जी? चलिए देखते हैं उसको। किसानों की संख्या, किसानों की संख्या। अब ये जो किसानों की संख्या है, इसको मैं बता रहा हूं आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का जो अभी आया है वो वाला, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ जी, है ना। तो किसानों की संख्या कितना बताया गया है जी? तो किसानों की संख्या बताया है 40.10 लाख। कितना है जनसंख्या? 40.10 लाख क्या है? किसान है जी। ठीक है, किसानों की संख्या कितनी है? 40.10 लाख। ये 40.10 लाख है, तो ये जो किसान होंगे इसमें छोटा किसान भी होगा, बड़ा किसान भी होगा, मध्यम किसान भी होगा। तो किसानों को भी 3 भागों में बांटा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के किसान देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलेगा आपको सीमांत किसान। कौन सा? सीमांत किसान देखने को मिलेगा। ये जो सीमांत किसान है, ये जो सीमांत किसान है, इसके पास क्या होता है जी? 1 हेक्टेयर से हो या 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, उसे क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? 1 हेक्टेयर हो या फिर 1 हेक्टेयर से कम हो या फिर कम हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? सीमांत किसान के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये हो गया जी। तो सीमांत किसान की परिभाषा क्या है? 1 हेक्टेयर हो या 1 हेक्टेयर से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। ये जो सीमांत किसान है जी, ये जो सीमांत किसान है जिसके पास, अच्छा, हेक्टेयर, हेक्टेयर का मतलब है 2.5 एकड़। कितना है? 2.5 एकड़ है जी, एकड़। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, ऐसे किसान जिसके पास 2.5 एकड़ है, वो क्या है जी? सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं, या फिर उनसे कम है वो सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं। इससे बड़ा, इससे अगर बड़ा बात की जाए तो इससे बड़ा होगा लघु किसान। कौन सा किसान? लघु किसान। अब लघु किसान कहने का मतलब है थोड़ा सा सीमांत से ऊंचा, है ना, हल्का से ऊपर। तो लघु कहने का कह दिया, तो लघु कहने का मतलब है, यहाँ पे लघु किसान कहने का मतलब क्या है जी? 1 हेक्टेयर, इसका क्या है सीमा निर्धारण? 1 हेक्टेयर से कम। तो 1 हेक्टेयर से कितने? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। कितने? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जिसके पास जमीन है, वो क्या है जी? लघु किसान है। क्या है? लघु किसान है। मतलब जिसके 5 एकड़ है, वो क्या है? लघु किसान है। जिसके पास 2.5 एकड़ से ऊपर की, 2.5 एकड़ से ऊपर है, वो कौन सा किसान आएगा? लघु किसान के ऊपर आएगा। तो 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ के मध्य में आपका जमीन है, तो आप लोग याद रख लीजिए, आप लघु किसान के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये हो गया जी। वही अगला अगर देखें इनसे अधिक वाला, मतलब 5 एकड़ से अधिक वाला, किसे? 5 एकड़ से अधिक वाले जितने भी किसान होंगे वो दीर्घ किसान के अंतर्गत आएंगे। किस किसान के अंतर्गत? दीर्घ किसान, दीर्घ किसान के अंतर्गत आएंगे। ये जो दीर्घ किसान है, इसका परिभाषा क्या है? 2 हेक्टेयर से, 2 हेक्टेयर से अधिक हो। क्या हो? 2 हेक्टेयर से अधिक हो जमीन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग दीर्घ किसान कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग दीर्घ किसान कहेंगे साथियों। ठीक, इतना आपको पता चल गया।
तो ये जो 40.10 लाख हेक्टेयर, सॉरी 40.10 लाख किसान है, क्या है, किसान है, इनका वितरण कर दिया गया सीमांत किसान, लघु किसान व दीर्घ किसान के अंतर्गत। जिसमें से सीमांत किसान की बात की जाए तो सीमांत किसान को आपको देखने को मिल जाएगा 24.34 लाख किसान है, किसानों की संख्या है। ठीक, वही अगर देखें लघु किसानों की संख्या, तो लघु किसानों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगा 8.80 लाख किसानों की संख्या देखने को मिल जाएगा लघु किसान के अंतर्गत। ठीक है, वही दीर्घ किसान की बात की जाए तो दीर्घ किसान के अंतर्गत आपको याद रखना है 6.97 लाख। कितना, 6.97 लाख किसान आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है भाई, इतना क्लियर। तो ये हो गया जी किसानों की संख्या, है ना, किसानों की संख्या हो गया, इसमें आपको वितरण भी आप लोगों को मैं बता दिया। तो छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या कितनी है, तो वैसे तो बेसिक हम लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण में 3 करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मेन है, मुख्य है, वो कौन सा है जी, 2011 जनगणना है। और 2011 जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या कितनी है, 2,55,45,198 है। कितना है, 2,55,45,198 है। अब ये कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या अपने आप में कितना है जी, 100% है। क्या है, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है, 2,45,00,000, 2,45,00,000 55,000, अच्छा, 2,55,00,000, 2,55,45,198 क्या है, जनसंख्या है। और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है। क्या है, अपने आप में 100% है। ये जो 100% है ना, ये जो 100% है, इस 100% में 100% में 70% ऐसे जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है। क्या है, कृषि पर, कृषि पर निर्भर है जी। और 30% जो जनसंख्या है वो अन्य, अन्य में क्या है जी, आश्रित है। ठीक, और ये जो 40.10 लाख किसान है, ये कितना है जी, अपने आप में ये भी 100 है। क्या है, ये अपने आप में 100% है, ये भी, ये अपने आप में 100% है किसानों की, तो ये 100% है। इन 100% में से 80%, 80% किसान किसके अंतर्गत आते हैं जी, सीमांत किसान और लघु किसान के अंतर्गत आते हैं। कितना, 80%। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की विडंबना है कि हमारे यहाँ पे जो कृषि कार्य पे आश्रित 70% जनसंख्या है, उन 70% जनसंख्या में से 80% जनसंख्या क्या है जी, 80% जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगा सीमांत किसान व लघु किसान। देखिए, बंटवारा उटवारा हो जाता है तो उसका टुकड़ा टुकड़ा होते चला जाता है, तो वो अपने इनकम नहीं बचा पाते, इनकम नहीं बचा पाते। जो जमीन है उसमें क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए उत्पादन करते हैं, तो वहां पे इनकम जनरेट नहीं कर पाते, तो उनकी कृषि में आपको ज्यादा विकास देखने को नहीं मिल पाता। तो ये विडंबना है जी। ठीक है, ये है जी, इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही एकदम फैक्चुअल चीज है। ठीक है, तो ये कृषि हो गया, कृषि प्रदेश हो गया, और कृषि प्रदेश में कौन किसान करते हैं, किसान करते हैं, किसान भी हो गया। तो अब क्या करेंगे जी, कृषि कार्य करते हैं तो कोई ना कोई फसल तो बोते हैं ना, तो फसल को क्या किया जाएगा, बोया जाएगा। तो चलिए हम लोग फसल को बो लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम लोग किसान है, किसान ही है, मैं तो किसान ही हूँ, है ना। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, तो अगर मैं घर जाता हूँ तो वहां पे अपना कार्य करने लग जाता हूँ जी। ठीक है, क्योंकि घर में भी समय देना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में फसल बोया गया क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं जी। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बोया गया फसल, बोया गया फसल, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल है ये किसके आधार पर मैं बताऊंगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण,
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर, किसके आधार पर? 2024-25 के आधार पर मैं बताने वाला हूं। ठीक, आपको क्या याद रखना है साथियों? आपको याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बोया गया क्षेत्रफल याद रखना है। तो हमारे राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, पहले ये हमें पता होना चाहिए हेक्टेयर में। तो हमारे राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है जी? 141.27 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ये क्या है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है जी। ठीक, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, इतने क्षेत्र में कुल जमीन है हमारा, और बोया गया कितना है? तो बोया गया क्षेत्र की बात की जाए, इसकी बोया गया क्षेत्र की बात की जाए, बोया गया क्षेत्रफल, तो कितने क्षेत्रफल में बोया गया है जी? अच्छा, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया ना, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बोया गया कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो बोया गया कुल क्षेत्रफल कितना है जी? 55.23 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 55.23 लाख हेक्टेयर है जी। इतने क्षेत्र में क्या किया गया है? बोया गया है फसल। और ये जो बोया गया फसल है, कुल क्षेत्रफल है कितना? 55.23 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 55.23 लाख हेक्टेयर में कुल क्या किया गया है? फसल बोया गया है। ये जो कुल फसल बोया गया है, इसमें दुफसली भी होगा, एक से अधिक बार भी फसल उगाए गए होंगे। ऐसा भी क्षेत्र होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उगाया गया हो। तो शुद्ध नीरा या एक फसली बोले, आपको याद रखना है उनका क्षेत्रफल 46.16 लाख हेक्टेयर, 46.16 लाख हेक्टेयर आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत याद रखना है? शुद्ध बोले, नीरा बोले, उसके अंतर्गत याद रखना है। शुद्ध बोले, नीरा बोले, एक फसल बोले, एक फसली बोले, उसके अंतर्गत आपको याद रखना है डाटा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 46.16 लाख हेक्टेयर में बोया गया है जी। सिर्फ और सिर्फ एक बार उस क्षेत्रफल का यूज किया गया है, वो ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध या नीरा फसल। ठीक है, वही दो फसली क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसके अंतर्गत हमें याद रखना है 9.07 लाख हेक्टेयर। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक से अधिक बार फसल प्राप्त किया गया है, उत्पादन किया गया है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? दो फसली क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दो फसली क्षेत्र कहते हैं, दो फसली क्षेत्र कहते हैं, दो फसलीय क्षेत्र कहते हैं जी। ठीक है, दो फसली क्षेत्र कहते हैं। दो फसली बोया गया की मैं बात कर रहा हूं ना, ये बोया गया है, ये क्या है? बोया गया डेटा है। अब इसमें हम लोग उत्पादन भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब उत्पादन भी पढ़ेंगे, बोया गया क्षेत्र में भी पढ़ेंगे, लेकिन बोया गया कुल क्षेत्रफल में न्यूनतम जिले वाला पूछेगा, अधिकतम जिले वाला पूछेगा। 33 जिलों के आधार पर, कितने जिलों के आधार पर? 33 जिलों के आधार पर पूछेगा कुल का। ये कुल है, ये क्या है जी? ये अपने आप में क्या है? ये कुल है। इस कुल में 55.23 लाख हेक्टेयर में सर्वाधिक भी पूछेगा, न्यूनतम भी पूछेगा। और ये जो शुद्ध नीरज क्षेत्र है उसमें भी सर्वाधिक किस जिले पे है, न्यूनतम भी किस जिले पे है। जो फसली क्षेत्र में न्यूनतम कौन सा है, सर्वाधिक कौन सा है, ये प्रश्न पूछेगा। तो चलिए पहले हम लोग कुल क्षेत्रफल का देखते हैं। किसका देखते हैं? कुल क्षेत्रफल का। कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्रफल में एक होगा कौन सा? एक होगा सबसे कम, मतलब न्यूनतम होगा, और एक होगा सर्वाधिक। ठीक है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक के अंतर्गत आपको याद रखना है कौन सा जिला? बेमेतरा जिला। कौन सा? बेमेतरा जिला। बेमेतरा
तरा जिला। न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम के अंतर्गत आपको याद रखना है नारायणपुर जिला। कौन सा? नारायणपुर, नारायणपुर जिला। ये कुल का है ना, कुल का 55 वाला है। ठीक, अब वही बात की जाए, इसमें दो फसली भी देखने को मिलेगा, एक फसली भी देखने को मिलेगा। कौन सा? अब यहाँ पे डेटा कौन सा देखने को मिलेगा? दो फसली। दो फसली मतलब इसे शुद्ध नीरा करते हैं पहला, शुद्ध नीरा फसल। इसमें कम, सर्वाधिक, न्यूनतम, सर्वाधिक, सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक, वही अगर बात की जाए दो फसली की, दो फसली, दो फसली क्षेत्रफल, दो फसली बोया गया क्षेत्रफल ना, इसमें भी आपको दो देखने को मिलेगा। एक तो सर्वाधिक, सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल, एक देखने को मिलेगा दो फसली बोया गया क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है 55.23 लाख हेक्टेयर। कितना? 55.23 लाख हेक्टेयर। इसमें सर्वाधिक कौन सा है जी? सर्वाधिक है बेमेतरा। न्यूनतम कौन सा है? नारायणपुर जिला। ठीक है, अब शुद्ध नीरज क्षेत्र की बात की जाए तो शुद्ध नीरज क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाएगा कितना? 46.16 लाख हेक्टेयर देखने को मिल जाएगा। कितना? 46.16 लाख हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगा शुद्ध नीरज क्षेत्र। दो फसली क्षेत्र की बात की जाए तो दो फसली क्षेत्र के अंतर्गत 9.07 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें इसमें सर्वाधिक कौन सा है जी? तो इसमें सर्वाधिक जिला की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जिला कौन सा है, न्यूनतम जिला कौन सा है, ये प्रश्न पूछा रहा है। ठीक है, ये अच्छा न्यूनतम दो फसली कर दी, न्यूनतम। ठीक, ये हो गया। तो दो फसली क्षेत्र की बात की जाए तो दो फसली क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक अगर जिला देखें बोया गया क्षेत्रफल में, वो जिला कौन सा है? वो जिला है कबीर धाम। कौन सा है? कबीर धाम है जी। कौन सा है? कबीर धाम। ठीक, दो फसली क्षेत्र में सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्रफल है वो कबीर धाम जिले का है। न्यूनतम जो क्षेत्रफल की बात की जाएगा, न्यूनतम जो दो फसली क्षेत्र बोया गया है उसमें अगर देखें तो बीजापुर जिला होगा। कौन सा होगा? बीजापुर जिला है। ठीक है, वही शुद्ध नीरा फसल की बात की जाए तो शुद्ध नीरा फसल के अंतर्गत आपको सर्वाधिक जिला याद रखना है महासमुंद जिला। कौन सा? महासमुंद, महासमुंद जिला। ठीक है, वही न्यूनतम जिला की बात की जाए तो न्यूनतम जिला के अंतर्गत आपको याद रखना है नारायणपुर जिला। कौन सा जिला? नारायणपुर जिला। ठीक है जी, इतना आपको पता चल गया। ये है जी, इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फसल बोया गया है, तो फसल बोया गया है तो ये जो फसल होगा इनमें उत्पादन भी तो होगा, और जो फसल भी बोंगे उसमें से सर्वाधिक फसल कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये फसल का हेक्टेयर हो गया, शुद्ध क्षेत्रफल हो गया, तो कौन सा फसल सर्वाधिक बोया गया है, कौन सा दलहन में सर्वाधिक फसल बोया गया है, कौन सा तिलहन में है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो उससे भी आप लोग याद रख लीजिए। देखिए जी, फसल होते हैं तीन प्रकार के। वैसे फसल का वर्गीकरण अगर देखें तो खाद्यान्न प्रकार के अलग जो है वो उपयोग के आधार पर, खाद्यान्न वस्तु के आधार पर अलग अलग होता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में जो बोया गया कुल क्षेत्रफल है, जो छत्तीसगढ़ में बोया गया फसल, कुल क्षेत्रफल में जो बोया गया क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, फसल है ना, उसमें अगर देखें तो आपको तीन रूप में देखने को मिलता है। एक तो आपको फसल देखने को मिलेगा अनाज के रूप में। कौन सा? अनाज के रूप में देखने को मिलेगा, अनाज के रूप में। एक देखने को मिलेगा आपको दलहन में। कौन सा? एक देखने को मिलेगा दलहन फसल। और दूसरा, तीसरा फसल देखने को मिलेगा तिलहन फसल। कौन सा फसल? तिलहन, तिलहन फसल देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये बोया गया क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। कौन सा? बोया गया क्षेत्रफल, फसल। ठीक है,
जिसमें से अनाज में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा वो फसल कौन सा है? धान है। कौन सा है? धान फसल है। कौन सा फसल? धान फसल है। वही दलहन में सर्वाधिक अगर देखें तो दलहन में कौन सा फसल बोया गया है? तो बोया गया दलहन फसल की बात की जाए तो चना, क्या है जी? चना को सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया गया है। वही तिलहन की बात की जाए तो तिलहन फसल में सर्वाधिक जो बोया गया क्षेत्रफल है वो कौन सा है? राई सरसों। कौन सा है? राई सरसों है जी। राई सरसों, ये बोया गया कुल क्षेत्रफल है, अनाज में, दलहन में, तिलहन में। ठीक है, लेकिन ओवरव्यू तरीके के साथ हम लोग देखें प्रमुख फसल में, कि प्रमुख फसल अगर देखें, प्रमुख फसल अगर देखें, इस फसल में अगर देखें तो सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल में बोया गया देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया कौन सा है? धान है। कौन सा है? धान है। अब धान के बाद कौन आएगा जी? तो धान के बाद आ जाएगा चना, और चना के बाद कौन सा फसल है? लाख या तिउड़ा। क्या कहेंगे? लाख या तिउड़ा, तिउड़ा या लाख। ठीक है, अब तिउड़ा लाख के बाद कौन सा आएगा? गेहूं। कौन सा आएगा? गेहूं। और गेहूं के बाद आएगा मक्का। कौन सा आ जाएगा? मक्का आ जाएगा। सीक्वेंस याद रखिए, फसल उत्पाद, फसल बोया गया क्षेत्रफल में, पहला है धान, दूसरा है चना, तीसरा है तिउड़ा गेहूं, और उसके बाद मक्का। अब यही उत्पादन में अगर देखें, अब उत्पादन किस में देखते हैं? 1000 टन में देखते हैं। किस में देखते हैं? 1000 टन में देखते हैं। अब चलिए मैं इसी पे उत्पादन लिख दूं क्या? यहीं पास लिख देता हूं उत्पादन में। उत्पादन में लिख देता हूं। ठीक, अब उत्पादन में दूसरा कलर यूज कौन सा? चलिए इस वाले में। उत्पादन में अगर देखें तो ये उत्पादन में लिख दिया ना। उत्पादन में अगर देखें तो अनाज क्षेत्र में अगर देखें तो अनाज में उत्पादन किसका होगा? हम बोए हैं क्या? धान बोए हैं, तो धान बोए हैं तो उत्पादन में भी क्या होगा? धान आएगा। उत्पादन में भी धान आएगा। वही दलहन फसल को देखें तो दलहन फसल में चना बोए हैं, तो दलहन में भी हमें क्या देखने को मिलेगा जी? चना ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? चना। लेकिन तिलहन में हम लोग राई सरसों को बोए हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल में, लेकिन इसका उत्पादन नहीं हुआ है। तो सर्वाधिक उत्पादन किस तिलहन फसल को हुआ है? मूंगफली। मूंगफली का हुआ है। किसका हुआ है? मूंगफली फसल का हुआ है। ठीक, इतना क्लियर? तो धान, चना, मूंगफली, लेकिन बोया गया क्षेत्रफल, अनाज में धान, दलहन में चना, तिलहन में राई सरसों, धान उत्पादन में, दलहन चना में, तिलहन मूंगफली। बदलाव हो गए यहाँ पे, तो बदलाव हुआ है तो बोया गया प्रमुख फसल है, तो इसमें भी बदलाव होगा। उत्पादन, उत्पादन में, उत्पादन में नहीं होगा क्या? जी होगा। देखिए पहले स्थान पे आ जाएगा धान, और धान के बाद जो पांचवें नंबर पे है वो प्रथम दूसरे नंबर पे आ जाएगा मक्का। कौन सा? मक्का। मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ जाएगा। तीसरे जो दूसरा स्थान में चना था वो तीसरे स्थान में चला जाएगा, चना। और जो गेहूं है वो उत्पादन में गेहूं आ जाएगा, और तिवड़ा और लाखड़ी है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तिवड़ा या लाख, ये है जी। क्रम आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रम आपको याद होना चाहिए जी। ठीक है जी, ये जो है फसल है। फसल जो उगाई जाती है इनका भी अलग अलग सीजन में उगाया जाता है जी। जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा, सर्दियों के दिन में अलग रहता है, ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में अलग फसल रहता है, बारिश के दिनों में अलग रहता है। ठीक, तो फसलों का भी वर्गीकरण आपको देखने को मिल जाता है। तो फसलों का वर्गीकरण, अभी जो फसल है इसको दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। एक तो जलवायु के आधार पर, एक होगा जलवायु के आधार पर, और दूसरा होगा उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर,
ठीक है। ये जो जलवायु के आधार पे जो फसल उगाई जाएंगी उसमें से अगर देखें तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार से उगाया जाता है जी। कौन कौन सा? पहला तो होगा कौन सा? पहला होगा आपको देखने को मिल जाएगा खरीफ फसल। खरीफ फसल। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा रबी फसल। कौन सा? रबी फसल। और तीसरा आपको फसल आपको याद रखना है वो है जायद फसल। कौन सा है? जायद फसल है जी। जायद फसल। जलवायु के आधार पर है तो वर्षा ऋतु में, कौन से ऋतु में? वर्षा। वर्षा ऋतु में आपको कौन सी फसल देखने को मिलता है? खरीफ फसल। रबी फसल की बात की जाए तो यह शीत ऋतु में, किस ऋतु में? शीत ऋतु में देखने को मिलता है। वही जायद फसल की बात की जाए तो जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में, किस ऋतु में? ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलता है यह फसल। चलिए अब बताइए जी, खरीफ फसल के अंतर्गत आपको वर्षा ऋतु के अंतर्गत कौन कौन से फसल उगाई जाती है? रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल उगाई जाते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है। किस ऋतु में है ये भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता दिया सीक्वेंस से। वही उपयोग के आधार पर देखें तो उपयोग के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगा मुख्य रूप से 4 प्रकार से। पहला आपको देखने को मिल जाएगा खाद्यान्न फसल। कौन सा है? खाद्यान्न। खाद्यान्न फसल। दूसरा फसल कौन सा होगा जी? तो दूसरा फसल होगा दलहन फसल। कौन सा? दलहन। दलहन फसल। तीसरा फसल आपको देखने को मिल जाएगा तिलहन। तिलहन फसल। और चौथा आपको देखने को मिल जाएगा नगदी फसल। वाणिज्यिक जो फसल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नगदी फसल, जिसको ही वाणिज्यिक फसल या नगदी फसल कहते हैं। नगदी या वाणिज्यिक फसल। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया जी? इतना क्लियर हो गया ना? ठीक। तो इसके अंतर्गत आपको क्या और पढ़ना है साथियों? तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा खरीफ फसल। खरीफ फसल को आपको देखने को मिलेगा वर्षा ऋतु से, और वर्षा ऋतु हम लोग पढ़ चुके हैं। वही चीज बताता हूं मैं कि एक दूसरे ज्योग्राफी पढ़ो या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, एक दूसरे से क्या होता है? लिंकेड रहता है जी सभी। अब इसमें खरीफ फसल की बात की जाती है तो वर्षा ऋतु आता है, और वर्षा ऋतु का आगमन कब से कब होता है? समय अवधि की बात की जाए तो 15 जून से। 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक क्या रहता है? वर्षा ऋतु रहता है। ठीक, ये हो गया जी। अब ये जो खरीफ फसल है ये वर्षा पर निर्धारित होगा। सिंचाई जो साधन होगा वो किस पर निर्भर होगा? वर्षा पर निर्भर होगा। इसका मुख्य फसल क्या होगा? तो मुख्य फसल आपको देखने को मिल जाएगा धान। कौन सा है? धान है जी। मुख्य फसल है धान, खरीफ फसल का। ठीक है। वही रबी फसल की अगर बात की जाए, किस फसल की? रबी फसल की बात की जाए तो इसको आपको देखने को मिलेगा शीत ऋतु में। और इनका जो सिंचाई साधन होगा वो सिंचाई साधनों के आधार पर निर्भर होगा। शीत ऋतु में होगा मतलब दो फसली होगा। तो कहीं पास अगर नहर है तो नहर उनका सुविधा होगा जी। अगर नहर है, नल पंप है, कुआं है, तालाब है, ये जो साधन है सिंचाई का साधन, उस पर यह निर्भर होता है रबी फसल में। वही जायद फसल की बात की जाए तो जायद फसल का आप लोगों का उत्पादन किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। और ये जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें अगर सिंचाई की साधन की बात की जाए, ये भी सिंचाई साधनों पर ही निर्भर होता है, जैसा कि नहर, नलकूप, पंप, कुआं, तालाब, इन पर निर्भर होता है। इनका जो प्रमुख फसल होगा वो कौन सा फसल होगा? वो तरबूज होगा, खरबूज होगा, ककड़ी होगा, वो जायद फसल के अंतर्गत आता है जी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो ये हो गया कौन सा? जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, है ना? और वही अगर दलहन तिलहन फसल की बात की जाए, नगदी फसल की बात की जाए, तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है खरीफ फसल भी और रबी फसल भी। खाद्यान्न फसल ऐसे फसल होते हैं जो कि गर्मी के सीजन में भी मतलब शीत ऋतु में भी उगाई जाती हैं और वर्षा ऋतु में भी उगाई जाती हैं, है ना?
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल और खरीफ फसल कहते हैं। तो कौन सा फसल रबी फसल है, कौन सा फसल खरीफ फसल है, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न फसल की पहले देखते हैं, कौन सा, खाद्यान्न फसल। अब खाद्यान्न फसल के अंतर्गत एक फसल हमें देखना है खरीफ में, और दूसरा हमें देखना है रबी में, रबी फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल कौन सा है जी, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, ये सब क्या है, ये सब खरीफ फसल है। धान है मुख्य रूप से, धान, कोदो, कुटकी, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, ये सब क्या है जी, ये सब है खरीफ फसल। ठीक है, वही रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है गेहूं। कौन सा याद रखना है, गेहूं याद रखना है, और गेहूं के अलावा जौ, गेहूं के अलावा जौ, ये है जी खाद्यान्न फसल के अंतर्गत। वही अगर दूसरा फसल की अगर बात की जाए तो दूसरा फसल आपको याद रखना है दलहन फसल। कौन सा, दलहन, दलहन फसल। और ये जो दलहन फसल है इसके अंतर्गत भी आपको दो याद रखना है, एक खरीफ फसल, खरीफ फसल, और दूसरा याद रखना है रबी फसल। ठीक है, अब खरीफ फसल के अंतर्गत आपको दलहन के अंतर्गत आपको याद रखना है उड़द, मूंग, अरहर, उड़द, मूंग, उड़द, मूंग और अरहर। अरहर, अरहर मतलब राहेर, क्या है, अरहर मतलब राहेर है जी। ठीक है, वही रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है तिल, दलहन में, दलहन में कौन सा है, चना हो जाएगा। कौन सा, चना हो जाएगा। चना के अलावा आपको याद रखना है मटर। कौन सा, मटर, मटर के अलावा आपको याद रखना है तिवड़ा, तिवड़ा। ठीक है, ये है जी कौन सा, ये है दलहन फसल। इसके अलावा और याद रखना है आपको कौन सा, और याद रखना है आपको तिलहन फसल। अब तिलहन फसल के अंतर्गत भी आपको दो याद रखना है, एक याद रखना है खरीफ फसल, और एक याद रखना है आपको रबी फसल के अंतर्गत। ठीक है, अभी सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, उसमें ये सब रहेगा जी, सब जितना भी पढ़ा रहा हूं वो सब रहेगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग है हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। पहले तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एनालाइज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। देखिए जी, अगर कहीं भी आप लोग पढ़ो, कहीं भी आप लोग पढ़ो, बेस्ट टीचर वही है जो कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में वो पढ़े एनालाइज करके, और एनालाइज करने के बाद जो आपको पढ़ा रहा है, आपको जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है तो ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस क्लास का जो नोट्स है उसको तैयार कीजिए, उसको अगर आप लोगों को पढ़िए, बुक उठाइए और बुक में वो टॉपिक है या नहीं उसको देखिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसे सॉल्व कीजिए। अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे टीचर को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिस टीचर के पास यह रह जाएगा, यह पढ़ाने के अंदाज होगा कि जो पढ़ा रहा है वो आपसे बने, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वहीं से हो, और ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहा हो, क्वेश्चन आपसे बने, टेस्ट सीरीज आपसे लगे, और क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आए, वही क्या है, एक बेस्ट टीचर है जी। तो उसी प्रकार से हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप में बेस्ट कर रहा हूं, ये नहीं है। कहीं भी आप लोग पढ़े, ऐसा करके मैं बढ़ा हूं, कहीं भी आप लोग पढ़िए, जहां पे आप लोगों को पढ़ना है वहां पे पढ़िए। अगर आपको समझ आ रहा है तो और अच्छी बात है, अगर समझ आ रहा है तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, और टेस्ट सीरीज में वहां से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको देखिए। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है उसको लगा लीजिए। उसके बाद क्या कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका जो सॉल्व है, वो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है तब तो ठीक है, वरना आप लोग कहीं भी अगर पढ़ोगे तो बेस्ट टीचर खोजते रह जाओगे।
ठीक है। तो बेस्ट टीचर खोजना नहीं है, उससे कितना ज्ञान है क्या है उसको आप लोगों को मतलब नहीं रखना है, बस क्या रखना है साथियों, जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है ना, और जो हमारे प्रीवियस में प्रश्न बने गए हैं वो हमारा सॉल्व हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये है जी। ठीक, तो ये हो गया। तिलहन फसल की ओर आते हैं। तिलहन फसल के अंतर्गत देखते हैं, तो तिलहन फसल के अंतर्गत खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है तेल, मतलब तेल निकालता हो, तो ऐसे फसल जिसमें तेल निकलता हो वो कौन सा फसल है, तिलहन फसल है। और वो खरीफ फसल के अंतर्गत वर्षा ऋतु के अंतर्गत जो फसल उगाए जाते हैं वो कौन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तिल। कौन सा, तिल होता है जी। तिल को हम लोग जनरली देखते हैं कि तिल हम लोग वर्षा ऋतु के ही समय बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं वर्षा ऋतु के समय, मूंगफली भी डालते हैं वर्षा ऋतु के समय, है ना। जो किसान होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस टॉपिक को कवर कर लेगा जी। ठीक है, ये है। जो किसान होगा थोड़ा बहुत वो किसानी करता होगा, वो पता चल जाएगा, किसान के जो पुत्र होंगे उनको बहुत ही अच्छे से यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, अब रबी फसल के अंतर्गत तिलहन। अब तिलहन ऐसे कौन सा फसल है जिसके अंतर्गत तेल निकलता हो, तो सरसों, सूरजमुखी, अलसी, ये सब क्या है, रबी फसल के अंतर्गत उगाए जाते हैं, है ना। सरसों, अलसी, ये उगाए जाते हैं, सूरजमुखी, ये सब उगाए जाते हैं जी। ठीक, वही अगला जो रहेगा वो चौथे नंबर पे रहेगा नगदी फसल। नगदी फसल या वाणिज्यिक, कौन सा, वाणिज्यिक फसल, नगदी या वाणिज्यिक फसल। ठीक है, ये जो वाणिज्यिक फसल है या नगदी फसल है, ये भी दो प्रकार से हो देखने को मिलता है, एक खरीफ में खरीफ फसल, दूसरा देखने को मिलेगा रबी फसल। और खरीफ फसल की बात की जाए तो खरीफ फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है कौन कौन सा, जूट, कपास, गन्ना, ये सब क्या है, नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। जूट, जूट, कपास और गन्ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं, जो कि खरीफ खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे फसल जो वाणिज्यिक भी है और खरीफ भी है वो कौन सा है, जूट है, कपास है, गन्ना है। ठीक, वही रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल के अंतर्गत, वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है तरबूज, तरबूज, तरबूज है, खरीफ हो गया, तरबूज है, खरबूज हो गया, खरबूज, तरबूज, खरबूज, ये सब आ जाते हैं जी, ककड़ी, ये सब आ जाते हैं किसके अंतर्गत, वाणिज्यिक रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, साथ ही साथ वो जो कृषि जलवायु है उसमें कौन किसानी करता है, किसान करते हैं, तो किसानों की संख्या में पता चल गया, और कौन सा फसल उगाया जाता है उनका क्षेत्रफल पता चल गया, और कौन सा फसल उगाई जाते हैं, कौन से ऋतु में उगाया जाता है, कौन से खरीफ फसल है, कौन सा रबी फसल है, इसके बारे में हमें पता चल गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फसलों के अंतर्गत आपको याद रखना इतना ही, कृषि के अंतर्गत, है ना। अब आगे हम लोग कृषि से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मत्स्य उत्पादन, पशुपालन उत्पादन, उद्यानिकी, इनसे भी हम लोग जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग वहां पे पढ़ेंगे जी उसको भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो फिर जलवायु परिस्थिति और कृषि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को भिन्न छत्तीसगढ़ को भिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यह सीजी व्यापम 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है। यह सीजी व्यापम एग्जाम, सीजीपीएससी एग्जाम 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए जी, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, बस्तर का पठार है, ये सभी आएगा तो फिर उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, राज्य में कृषि जोत का आकार है, तो राज्य में कृषि जोत का आकार कौन सा है, 1 हेक्टेयर से कम, 1 और 2 हेक्टेयर के बीच में, 3 हेक्टेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जी, हमारे यहाँ पे जितने भी किसान है, कृषक है, उसमें से 80% कृषक के पास
कितने प्रतिशत है? 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक के बीच में है जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? यह सीजीपीएससी प्री 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। जी हाँ, यह राज्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र है। इसकी 75% से अधिकतम जनसंख्या गांव में निवास करती है। जी हाँ, करती है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। ठीक है, यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा पर ही निर्धारित है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता नहीं जी, बागवानी कृषि थोड़ी ना है, बागवानी कृषि थोड़ी ना है, बागवानी कृषि नहीं है। तो कौन सा है जी? तो राज्य की जो कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, यह कौन सी है? यह है धान। बागवानी कृषि थोड़ी ना है, ये सभी प्रकार की कृषि का उत्पादन करते हैं जी, वाणिज्यिक भी करते हैं, ये सभी प्रकार के, सिर्फ और सिर्फ बागवानी बस नहीं करते। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है जी? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली किस फसल का क्षेत्रफल प्रतिशत मान में सर्वाधिक है? तो किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रमान है जी? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो धान का सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है? धान का सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो कृषि क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो कृषि क्षेत्र में कौन सा संबंध है? पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग? नहीं, ये तो है, ये खनन उत्खनन क्या है जी? कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तिलहन फसल की बात की जाए प्रमुख रूप से, तो इसमें से तिलहन फसल के अंतर्गत आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन प्रमुख पूछ रहा है, मतलब इन सभी में मुख्य, उत्पादन में मुख्य हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली उत्पादन में सर्वाधिक है। ठीक है साथियों, लाखड़ी क्या है? यह सीजीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया था। अब लाखड़ी क्या है? तो लाखड़ी ये क्या है जी? लाखड़ी एक फसल है। लाख, लाख या तिवड़ा, लाखड़ी क्या है? लाखड़ी क्या है जी? एक तिवरा का प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तिवरा क्या होता है? तिवरा दाल होता है। तो दलहन फसल है, तो ये क्या है? एक दाल है। क्या है? एक दाल है। ये कीड़ा उड़ा नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? बिलासपुर है क्या? जांजगीर चांपा है क्या? राजनांदगांव है क्या? बेमेतरा है क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेमेतरा। उस समय तो राजनांदगांव लिया गया था 2017 में, क्योंकि उस समय का था। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है जी? अभी वर्तमान में बेमेतरा है। बोया गया क्षेत्र अधिक किसका है? बेमेतरा का है। न्यूनतम किसका है? नारायणपुर का है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया जी। ठीक है साथी, तो चलिए अगले फसल की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, फसल बोल रहा हूं, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल क्या है? तो छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल हमें बताना है जी। यह प्रश्न पूछा गया था सीजी व्यापम 2021 में, जिसमें यह पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल क्या है। तो छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल क्या है? छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है धान। कौन सा है? धान है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चाय उत्पादन किया जाता है? तो बागवानी फसल किस क्षेत्र में किया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें से चाय क्षेत्र का उत्पादन किया जाता है जसपुर जिले में। किस जिले में? जसपुर जिले में किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल कौन है? देखिए, नकदी फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है जूट आता है। जूट के अलावा कपास, कपास आता है। कपास के अलावा आपको देखने को मिलेगा गन्ना। कौन सा देखने को मिलेगा? गन्ना देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें अब कर देखे
तो मुख्य रूप से अगर सर्वाधिक जो फसल देखने को मिलता है वो कपास का कम देखने को मिलता है अपेक्षाकृत मूंगफली के। तो मूंगफली क्या है जी? मूंगफली है आपका प्रमुख नगदी फसल। जनरली मार के आएंगे क्या जी? ए और बी। ए और बी मांग के आएंगे, लेकिन ए और बी क्यों होगा? इसमें तो मुख्य पूछ रहे हैं ना। अगर कंट्रीब्यूट दोनों का बराबर होता तभी क्या आते? कपास और मूंगफली आता, है ना। तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए भाई। इसी वजह से आपको क्वेश्चन पूछने से पहले ये बता देता हूं, क्योंकि ये मेरे को भी प्रश्न यही दिक्कत आया है, तो आपको भी यही आएगा। ये जनरली बात है, सभी का यही मानसिकता होता है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर धान की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है जी? तो धान की उत्पादकता अगर देखें जसपुर, महासमुंद, दंतेवाड़ा, जांजगीर में, तो जांजगीर में इसका सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। जांजगीर चांपा में धान की उत्पादकता सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है? ये है जी। ठीक, तो इसे हमें पता होना चाहिए। ये जो पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है, ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। छत्तीसगढ़ का मत्स्य उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो देश में कौन सा स्थान है जी मत्स्य उत्पादन में? तो उस समय तो 5वें नंबर पर था। अब अब अगर देखें तो उत्पादन में 8वें नंबर पे आ गए हैं। कौन से नंबर पे आ गए हैं? 8वें नंबर पे आ गए उत्पादन में। इसमें उत्पादन में, वही बीज उत्पादन और मछली उत्पादन दोनों में अंतर होता है। तो देखिए जी, मछली उत्पादन में 8वें नंबर पे, किसमें? मछली मछली उत्पादन में 8वें नंबर पे है। ठीक है, वही बीज उत्पादन में, मछली बीज उत्पादन में, मछली बीज उत्पादन में 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान में है? 6वें स्थान पर है जी। ये है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 8वें नंबर पे होगा। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डाटा हुआ है, लिया हुआ है जी। ठीक है, तो इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये चार्ट बना हुआ है। ठीक है, देखिए जी, ये छत्तीसगढ़ मत्स्य संसाधन की बात की जाए तो मत्स्य संसाधन में आपको देखने को मिल जाएगा राज्य का कुल जल क्षेत्र है कितना? राज्य का कुल जल क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा 2.02 लाख हेक्टेयर है जल क्षेत्र। उस जल क्षेत्र के अंतर्गत मछली उत्पादन जल क्षेत्र कितना है? 1.971 लाख हेक्टेयर। ठीक है, मतलब ये अपने आप में क्या है जी? कुल क्षेत्रफल में 100% है। क्या है? 100% है। इस 100% कुल जल क्षेत्र में से 97.24% में क्या किया जाता है? मछली उत्पादन किया जाता है। ठीक, देश में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? 8वें स्थान पर है। वही मछली बीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। मत्स्य सहकारिता समिति कितनी है? 1645 है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 55,684 है। राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र तेलीबांधा में है जी। मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बिलासा बाई केवटिन सम्मान दिया जाता है। यह मत्स्य संसाधन से इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? यह सीजीपीएससी प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो सब्जी है जी, सब्जी है। क्या है? सब्जी है क्या? फसल है क्या? औषधि है क्या? या पुष्प का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? सब्जी है। कौन सा है? सब्जी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सब्जी होगा। ये जो उद्यानिकी फसल है इसके अंतर्गत आप लोगों को देखना है, एक तो आपको रकबा देखना है जी, इसमें बोया गया क्षेत्रफल में, है ना। और दूसरा उत्पादन में देखना है। तो बोया गया क्षेत्र में कुछ को याद रखना है, पहले याद रखना है सब्जी को। किसको? सब्जी को। अच्छा,
ये ठीक है। पहले याद रखना है किसको, पहले याद रखना है सब्जी को। किसे याद रखना है, सब्जी को। दूसरा याद रखना है आपको फसल को, और फसल के बाद याद रखना है मसाला, मसाला के बाद पुष्प, और पुष्प के बाद औषधि सुगंधित फसल। ये है, जिसमें से सर्वाधिक प्रतिशत अगर देखे तो किसका देखने को मिल जाएगा, सब्जी का। ठीक है, हेक्टेयर में जी 453.6 लाख हेक्टेयर आपको हेक्टेयर देखने को मिल जाएगा सब्जी क्षेत्र का। ये क्या है, उत्पादन में है, सॉरी बोया गया क्षेत्र है। लेकिन इसी का अगर उत्पादन में अगर पूछ लेगा तो उत्पादन में इसका क्रम होगा सब्जी। कौन सा होगा, सब्जी होगा। सब्जी के बाद फसल आएगा, फल आएगा, फल, फल के बाद मसाला आएगा, और मसाला के बाद पुष्प आएगा, और उसके बाद औषधि एवं सुगंधित फसल आएगा। मतलब जस का तस रहने वाले हैं उत्पादन में। ठीक, वही उद्यान की फसलों की उत्पादकता के आधार पर क्रम अगर पूछे, किसके आधार पर, उत्पादकता के आधार पर अगर प्रश्न पूछे, तो उत्पादकता के आधार पर अगर देखें तो उत्पादकता के आधार पर पहला है सब्जी, दूसरे पे है पुष्प, और तीसरे पे है फल, और फल के बाद औषधि सुगंधित पुष्प आ जाएगा, फसल आ जाएगा, उसके बाद आएगा लास्ट में मसाला। ठीक है, यह फल सब्जी मंडी है जी। फल सब्जी मंडी में ही यह क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो कुल फल सब्जी मंडी है जो कि कहाँ कहाँ पे स्थापित है, एक तो रायपुर में है, बिलासपुर में है, दुर्ग में है, रायगढ़ में है, राजनांदगांव में है, और खंजूर में है सब्जी मंडी। ठीक, फल सब्जी मंडी ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। राज्य के पशुधन में सबसे अधिक संख्या किस पशु की है। अब पशुधन में सबसे अधिक पशु किसकी हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसकी है जी, गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, बैल की है। अच्छा, इसमें तो आंसर ही लिखा गया है, आंसर ही है कौन सा, गाय है। कौन सा है, गाय है जी। इसको आप ऐसे ही देखकर बता सकते थे। छत्तीसगढ़ में पशुपालन, छत्तीसगढ़ में पशुपालन की अगर बात की जाए तो प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन एक महत्वपूर्ण गतिविधियां है। साथ ही पशु उत्पादन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी होता है, जिसमें से आपको पशुपालन विकास के लिए छत्तीसगढ़ में प्रमुख संस्थान देखने को मिलेगा। ये जो संस्थान है, ये जो संस्थान है, हेलो जी सर, हाँ हो जाएगा, बस 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1982 में राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट विकास निगम रायपुर में स्थापना की गई है। कहाँ पे, रायपुर में स्थापना की गई है जी। ठीक है, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। 1983 में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में इसकी स्थापना की गई है। 1983 में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर में स्थापना की गई है। 1984 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थापना की गई है जी। ठीक, इसके अलावा आपको 1984 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा में देखने को मिल जाएगा। अभी नाम परिवर्तन कर दिया गया है 2012 में, तो नाम क्या हो गया है, गांव वासुदेव कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग हो गया है। 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुपालन एवं विकास अभिकरण रायपुर में स्थापना की गई है जी। उद्देश्य क्या है, गौवंशी, पशुवंशी, भैंसवंशी पशु प्रजनन परियोजनाओं के संचालन व नियंत्रण हेतु किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है जी, पशु प्रजनन केंद्र है, सुकर प्रजनन केंद्र है, बकरी प्रजनन केंद्र आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से बकरी प्रजनन केंद्र के अंतर्गत आपको याद रखना है सरोरा, सरोजरा है रायपुर में। दूसरा याद रखना है ठाठापुर, जिसे हम लोग रामपुर के नाम से जाने जाते हैं, कंवर्धा है जी। डॉक्टर रमन सिंह का क्या है, वो गांव है जी। ठीक है, तो बकरी प्रजनन केंद्र के अंतर्गत आपको याद रखना है सरोरा। सरोरा कहाँ पे है, रायपुर में है। कहाँ पे, रायपुर में स्थित है। उसके अलावा कौन सा याद रखना है, ठाठापुर, ठाठापुर जिसे रामपुर कहते हैं, ये कहाँ पे है, कंवर्धा में है। कहाँ पे है, कबीरधाम में है, कंवर्धा में। ठीक है, वही सुकर प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो सुकर प्रजनन केंद्र के अंतर्गत आपको कौन कौन सा याद रखना है, सकालो, और सकालो कहाँ पे है, सरगुजा में है।
सकालो, सकालो कहाँ पे है? सरगुजा, सरगुजा पे है सकालो। इसके अलावा पंचरपाल, कौन सा? परचनपाल, परचन पाल। और ये जो परचनपाल है ये कहाँ पे है? ये जो परचनपाल है ये बस्तर जिले पे है। कहाँ पे है? बस्तर पे है, बस्तर पे है। इसके अलावा आपको और कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? इसके अलावा और आपको देखने को मिल जाएगा जसपुर के कुनकुरी में। कहाँ पे? जसपुर के कुनकुरी में, कुनकुरी में आपको देखने को मिल जाएगा। जसपुर के क्या देखने को मिल जाएगा? सुगर प्रजनन केंद्र देखने को मिल जाएगा। वही पशु प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो पशु प्रजनन केंद्र आपको देखने को कहाँ कहाँ पे मिलेगा? एक तो बिलासपुर में मिलेगा, एक गौरेला पेंड्रा मरवाही में मिलेगा। जो बिलासपुर में मिलेगा वो सरकंडा, सरकंडा है। कौन सा है? सरकंडा है। बीएसपी लिख देता हूं मैं। इसके अलावा आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही में देखने को मिल जाएगा, पेंड्रा में। कहाँ पे? पेंड्रा में मिल जाएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। इसके अलावा और कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? चंद्रखुरी रायपुर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? चंद्रखुरी रायपुर, आर कर दिया। ठीक है, कहाँ पे? चंद्रखुरी रायपुर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और कहाँ देखने को मिल जाएगा? दुर्ग के अंजोरा में। कहाँ पे? अंजोरा, दुर्ग में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, ये है सुकर प्रजनन केंद्र, बगरी प्रजनन केंद्र। एक याद रखिए जो कुनकुरी में सुकर प्रजनन केंद्र है यह प्रस्तावित है। ये क्या है? प्रस्तावित है जी। ठीक, ये आपको याद रखना है। पशुपालन के अंतर्गत इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, वैसे इनके गौवंशी से अभी प्रश्न पूछा गया है किसका संख्या ज्यादा है ऐसा करके। तो किसकी संख्या ज्यादा है करके प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें पशुधन विकास विभाग, ये जो पशुधन विकास विभाग है इनका संगणना किया गया है। संगणना कब किया गया है? 2019 में किया गया है। और जो 2019 में किया गया है ये क्रम कौन सा है? 20वें क्रम का संगणना किया गया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ जो कुल कुल पशुधन है हमारे छत्तीसगढ़ में वो कितना है? 1.59 करोड़ है। जिसमें से गौवंशी की बात की गई है, गौवंशी की बात की गई है तो गौवंशियों का है 99.84 लाख है। कितना है? 99.84 लाख है। बकरी वंशी की बात की जाए तो बकरी वंशी की संख्या आपको देखने को मिलेगा 40.05 लाख। भैंस वंशियों की संख्या देखने को मिलेगा 11.75 लाख। शुकर वंशी की देखने को मिलेगा 5.27 लाख। जिसमें से प्रतिशत में अगर देखें तो सर्वाधिक गौ वंशी की है जी। किसके हैं? गौवंशी के हैं। यही तो प्रश्न पूछा गया था। राज्य के पशुधन में अधिकतम संख्या किस पशु की है? तो कौन सी है? गाय की है, गौवंशी की है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं? इसके अलावा और हम लोग याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई है? ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत फोन आ रहा है जी। तो कब स्थापना हुआ है? वर्ष 2001 में। कब हुआ है? वर्ष 2001 में हुआ है। इसके अलावा राज्य का एकमात्र सहकारी दुग्ध संघ छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ किस जिले में स्थित है? यह प्रश्न पूछ रहा है। तो किस जिले में स्थित है जी? राज्य का एकमात्र सहकारी दुग्ध संघ छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना किस जिले में की गई है? रायपुर जिले में। किस जिले पे? रायपुर जिले पे स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रायपुर होगा। कुक्कुट एवं बत्तख पालन प्रक्षेत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? किस जिले में स्थापित किया गया है? बिलासपुर जिले में स्थापित किया गया है। किस जिले पे? बिलासपुर जिले में स्थापित किया गया है जी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कौन सा है? कौन सा है जी? पकरिया पेंड्रा। कौन सा है? पकरिया पेंड्रा है जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पकरिया पेंड्रा होगा। ठीक, इसके अलावा और क्या याद रखना है साथियों? इसके अलावा बस इतना ही याद रखना है। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है? इंदौरी, कंवर्धा, पकरिया पेंड्रा में है, अंजोरा दुर्ग में है, सरकंडा में है। तो ये नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर इंदौरी कंवर्धा होगा।
छत्तीसगढ़ में कहाँ दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित है? तो छत्तीसगढ़ में कहाँ दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थित है? तो कहां पे है जी? रायपुर में है। कहां पे है? रायपुर में है। देश में धान की सर्वाधिक किस्में किस राज्य में है? अब देश में जो सर्वाधिक किस्म की धान पाई जाती है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो हमारे ही यहाँ छत्तीसगढ़ में ही सर्वाधिक किस्म के धान पाए जाते हैं जी। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपाधि के तहत कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से यह कह रहा है कि किस वजह से 2010-11 में यह छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। तो अलग से कृषि बजट की प्रस्तुति के लिए, उच्च कृषि दर के लिए, कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन करने के लिए, कृषि को अधिग्रहण प्राथमिकता देने के लिए। देखिए ये जो कृषि कर्मण पुरस्कार है इसका प्रारंभ होता है 2010-11 से प्रारंभ होता है, जिसमें से खाद्यान्न उत्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिया जाता है जी। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे 2010-11 में धान के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2010-11 में पूछा गया है, तो कृषि कार्य में क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन करने के लिए इसमें क्या किया गया है? इसके लिए रिकॉर्ड दर्ज किया गया है जी। यही बस नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, चलिए उसको भी मैं बता दूं। कृषि क्रमण पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे पहला मिला है कब? 2010 में, 10-11 में मिला है। किसके लिए? धान के लिए मिला है। इसके बाद एक साल का गैप होता है जी, और एक साल के गैप होने के बाद 2012-13 के लिए धान से ही रिलेटेड कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर देखें तो तीसरे नंबर में कब? 2013-14 में भी धान के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए किया गया है जी। 2013-14 धान के लिए ही। इसके अलावा आपको और देखने को मिल जाएगा दलहन फसल के रूप में दिया गया है जी। दलहन फसल के उत्पादन के लिए दिए गए हैं कब? 2014-15 में। कब दिया गया है? 2014-15 में दलहन हेतु दिया गया है। दलहन फसल हेतु, दलहन फसल हेतु दिया गया है। वही अगर देखें 2016-17 की, 2016-17 की देखें तो 2016-17 में आपको किस लिए दिया गया है? खाद्यान्न फसल उत्पादन के लिए, खाद्यान्न खाद्यान्न हेतु दिया गया है। ठीक है, ये कृषि क्रमण पुरस्कार है। कौन सा है? कृषि क्रमण पुरस्कार है जी। ठीक, कृषि क्रमण पुरस्कार। ठीक, कृषि क्रमण पुरस्कार, पुरस्कार गलत। बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है, अभी लगातार हो रहा है, लगातार कॉल आ रहा है। ठीक है, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि क्रमण पुरस्कार दिया गया है? अब धान उत्पादन के लिए, तो धान उत्पादन के लिए कितने बार जी? 3 बार। कितने बार? 3 बार। 2010-11, 12-13 और 13-14। ठीक है, कितने बार? 3 बार दिया गया है। अगले प्रश्न, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य की किस योजना में नलकूप हेतु अनुदान दिया जाता है? तो नलकूप हेतु अनुदान किस में दिया जाता है? इंदिरा खेत गंगा योजना, शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना, किसके लिए यह दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है जी? किसान समृद्धि योजना के लिए यह दिया जाता है नलकूप अनुदान। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किसान समृद्धि योजना के लिए यह दिया जाता है। किसके लिए? किसान समृद्धि योजना के तहत यह दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और थोड़ा सा याद रख लीजिए, जीआई टैग, जो फसल उत्पादन होते हैं उसमें से जीआई टैग से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जो हाल ही में 2021 में प्रश्न पूछा गया था, जीरा फूल। जीरा फूल किस राज्य का जीआई टैग है? किस उत्पादन का? तो कृषि उत्पादन के लिए भी देखने को मिलता है और हस्त उत्पादन के लिए भी देखने को मिलता है। चलिए इसको स्किप कर देते हैं।
जीरा फूल आपको याद रखना है, जीरा फूल कृषि का हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीरा फूल के अलावा नगरी दुबराज को भी क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। नगरी दुबराज को 2021 में प्रदान किया गया है। ठीक, इसके अलावा बस्तर का डोकरा कला, बस्तर का डोकरा कला के जो लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उसको बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, चांपा के सिल्क साड़ी और कपड़े, ये सब क्या है, जीआई टैग वाले प्राप्त उत्पादन है। कुल हमारे यहाँ के 7 उत्पादन को दिया जाता है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक, ये हो गया, चलिए ये भी खत्म। राज्य में फसल चक्र योजना की किस वर्ष लागू की गई है? तो राज्य में फसल चक्र योजना किस वर्ष लागू की गई है जी, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो कब लागू की गई, इसे देखते हैं। वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003 और वर्ष 2004। तो राज्य में फसल चक्र योजना के लिए 2001 में क्या किया गया है जी, लागू किया गया है। ठीक है, ये हो गया। राज्य में कौन सी योजना पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है? तो क्रियान्वित किया जा रहा है कौन सा जी, शाकंभरी योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना, इंदिरा खेत गंगा योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंदिरा खेत गंगा योजना के तहत, इंदिरा खेत गंगा योजना के तहत राज्य में पानी की कमी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्रियान्वित की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इंदिरा खेत गंगा योजना। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है? रायपुर जिले में स्थित है। कहां पे है, रायपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रायपुर होगा जी। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित है? रायपुर में। कहां पे है, रायपुर में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है जी, तो ये कहां पे स्थित है, रायपुर में ही है। कहां पे है, रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, लुडेंग को जाना जाता है जी, इसे लुडेंग को कहा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ का टमाटर की राजधानी कहाँ पे है, काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको मैं बता देता हूं जी। टमाटर अनुसंधान केंद्र पूछ देगा, काजू अनुसंधान पूछ देगा, ये बहुत सारे पूछते हैं। सबसे पहले कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये है रायपुर में। कहाँ पे है, रायपुर में है जी। ठीक, कृषि अनुसंधान केंद्र चावल, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो चावल अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा लाभांडी रायपुर में। कहाँ पे, लाभांडी रायपुर में। कहाँ पे है जी, लाभांडी रायपुर में है। ठीक, चाय का संवर्धन आपको देखने को मिल जाएगा जशपुर में। चाय का संवर्धन कहां पे देखने को मिल जाएगा, जशपुर में। ठीक, आलू अनुसंधान, कौन सा, आलू, आलू अनुसंधान केंद्र आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, आलू अनुसंधान केंद्र आपको कहां देखने को मिल जाएगा, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां देखने को मिलेगी, आलू, आलू अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा कहां पे, अंबिकापुर। कहां पे, अंबिकापुर में। ठीक, अंबिकापुर नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम कंफर्म नहीं हूं मैं अंबिकापुर में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा जी। ठीक है, टमाटर, टमाटर का हो गया, नहीं हुआ है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कौन सा, कोसा, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कोसा अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर में। कहाँ पे है, बस्तर पे है। ठीक, कहाँ पे, बस्तर में। वही अगर काजू पूछ ले, काजू, काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है करके पूछ ले, ये भी कहाँ पे है, बस्तर में है। कहाँ पे है, बस्तर में है जी।
टमेटो रिसर्च सेंटर पूछ ले तो टमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मैन पार्ट में। टमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैन पार्ट। कहाँ पे है, मैन पार्ट में है। लेकिन टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है, लुडेंग जशपुर को कहा जाता है। किसे, लुडेंग जशपुर को कहा जाएगा। अब कोशा अनुसंधान केंद्र सिर्फ और सिर्फ आपको बस्तर बस याद नहीं रखना है, इसके अलावा जांजगीर चांपा के चांपा स्थल, वहां पे कोशा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है जी। वहां की साड़ी, कोशा साड़ी वहां की प्रसिद्ध है। इसके अलावा बिलासपुर में भी आपको वहां से देखने को मिलेगा। मतलब कोशा संबंधित अगर जिला पूछेगा तो रायपुर, रायगढ़, रायगढ़, रायगढ़ याद रखना है, जांजगीर चांपा याद रखना है, बस्तर याद रखना है, बिलासपुर याद रखना है। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक, इसके अलावा क्या याद रखना है, इमली मंडी एशिया का, एशिया का एकमात्र इमली मंडी है। क्या है, एशिया एकमात्र नहीं है, वो ऐसे तो बड़ी है, बड़ी है। क्या है, एशिया का बड़ी, सबसे सबसे बड़ी इमली मंडी, इमली मंडी कहाँ पे है जी, वो है जगदलपुर में। कहाँ पे है, जगदलपुर में है। ठीक, कहाँ पे, जगदलपुर में है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी। इसके अलावा किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग, किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग मॉल की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, राजनांदगांव में। राजनांदगांव में है जी। कहाँ पे है, राजनांदगांव में है। कहाँ पे, राजनांदगांव में स्थित है। कहाँ पे है, राजनांदगांव में है। कहाँ पे है, राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, 2010 में यहाँ पे स्थापित किया गया है मंडी, किसान शॉपिंग मॉल। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना, महासमुंद में क्या है, प्रस्तावित है। क्या है, महासमुंद में प्रस्तावित है किसान शॉपिंग मॉल। महासमुंद में क्या है, प्रस्तावित, क्या है, प्रस्तावित है जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतना सारा, जो छत्तीसगढ़ राज्य में राजकीय जो अनुसंधान केंद्र है उसे हमें याद रखने की ही आवश्यकता है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ पे बना है, तो फूड पार्क की बात की जाए तो पहला फूड पार्क कहाँ पे बना है, रायपुर में बना है। कहाँ पे बना है, रायपुर में बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रायपुर होगा। राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, काजू, काजू अनुसंधान केंद्र, कोशा अनुसंधान केंद्र, बस्तर। कहाँ पे, बस्तर में याद रखना है जी। चाहे वो काजू पूछे, चाहे वो कोसा पूछे, वो बस्तर है। इमली मंडी पूछे, वो भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के किस स्थान पर कोसा विश्व प्रसिद्ध है, किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध, तो स्थान पूछेगा, चांपा है। कौन सा है, चांपा है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ है, तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है जी, दुर्गा, अंजोरा पे। इस प्रश्न का सही आंसर दुर्गा होगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा राज्य एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहलाता है, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादन जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ दोनों है, जांजगीर चांपा एवं बिलासपुर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जांजगीर चांपा व रायगढ़ होगा। ठीक है, क्या होगा, जांजगीर चांपा व रायगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है, यह सीजीपीएससी एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। राजनांदगांव मंडी, अंबिकापुर मंडी, बिलासपुर मंडी, जगदलपुर मंडी, उपरोक्त में से कौन से नहीं, किस किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव मंडी में स्थापित है, प्रस्तावित महासमुंद मंडी में प्रस्तावित है। ठीक है, तो आज का भी यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चनों की संख्या 41 क्वेश्चन था जी आज के लिए। तो आपको यह
एमसीक्यू प्लस थ्योरी सेक्शन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए। मैं वीडियो के अंत में ही बोलता हूँ लाइक करना, शेयर करना, जो भी बोलता हूँ वो अंत में ही बोलता हूँ। तो आपका भी फर्ज है जी कि आप लोगों के जो कमेंट हैं, आप लोगों के जो लाइक होते हैं उनमें हमें क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है, ताकि और भी अच्छे तरीके के साथ हम लोग आपसे व्यक्त कर सके, शो करा सकें कि आपसे और अच्छे तरीके के साथ समझा सकें। ठीक है, तो हमें भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे मिल सकते हैं, आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से। ठीक है, वैसे तो देखते तो हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, है ना, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।